नागपुर में दंगा कैसे हुआ, हर बड़ा नेता एक अलग अलग कहानी सुना रहा है। सच्चाई यह है कि उस वक्त कोई नेता वहां पर मौजूद था ही नहीं, किसी नेता का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हम वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने देखा। डीसीपी को दंगाइयों के बारे में सूचना मिली, वो अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़े। नागपुर की संकरी गलियों में सैकड़ों दंगाई जमा थे, चारों तरफ से हथियारों से लैस भीड़ आ रही थी। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में तलवार और लाठी डंडे थे। डीसीपी चिल्ला चिल्लाकर भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे और तभी एक उपद्रवी ने कुल्हाड़ी मार दी। एक बात साफ है कि नागपुर में पूरी तैयारी के साथ भीड़ आई थी। शांत नागपुर को जलाने की कोशिश हो रही है। एक बात और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने नागपुर जाने वाले हैं। तारीख तय हो चुकी है, लेकिन इससे पहले नागपुर जैसे शांत शहर में दंगा किसने करवाया, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं। नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में दंगों को झोंकने की साजिश किसने रची? तलवारें लेकर कौन आया? पेट्रोल बम किसने फेंके? दंगाई फरसा, कुल्हाड़ी, डंडे लेकर क्यों आए? ट्रॉली में पत्थर भरकर कौन लाया? सीसीटीवी कैमरे क्यों तोड़े गए? क्या नागपुर में दंगे की साजिश प्री प्लान थी? आगजनी कर दी, वहां की गाड़ियां जलाई और एक ऐसे जगह पर उनकी गाड़ियां 100-150 पार्क होती थी। वहाँ मोमिनपुरा में एक भी गाड़ी खड़ी नहीं की। इसका मतलब ये होता है कि ये पूर्व नियोजित साजिश थी क्या? इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। नागपुर हिंसा को प्री प्लान क्यों माना जा रहा है? नागपुर में मुसलमानों की शिकायत पर औरंगजेब के घास के पुतले को फूंकने को लेकर हिंदू संगठनों पर दोपहर 3:09 पर पहली एफआईआर दर्ज हुई। मामला रफा दफा हो गया। शाम 7 बजे अचानक मुंह में कपड़ा बांधकर सैकड़ों की भीड़ हिंदू मोहल्लों में पहुंच गई और पेट्रोल बमों से हमला कर दिया। अब सवाल उठता है कि अगले 4 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि नागपुर जल उठा? हंसापुरी की मस्जिद में नमाज होने के बाद 200 से 250 लोग जमा हो गए। चादरों को लेकर तरह तरह की अफवाह उड़ाई गई और भड़काऊ बयानबाजी की गई। करीब शाम 7:30 बजे हथियारों से लैस होकर मुंह में कपड़ा बांधकर यही भीड़ हमला करने लगी। काल दिनांक 17 मार्च 2025 रोजी सकाळी 11:30 वाजता नागपुरातील महाल परिसरात विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी औरंगजेबाची कबर हटाव असे नारे देत आंदोलन केले। हे आंदोलन करताना त्यांनी गवताच्या पेंड्या असलेली प्रतिकात्मक कबर त्या ठिकाणी जाळली। यानंतर गणेशपेठ पोलिसांनी आंदोलकांवर गुन्हा दाखल केला। दुपारी 3:09 हा गुन्हा दाखल झाला। यानंतर सायंकाळी एक अफवा अशी पसरवली गेली की सकाळच्या आंदोलनात जी प्रतिकात्मक कबर जाळली त्याच्या कापडावर धार्मिक मजकूर होता। अत्तरोळ मधील नमाज आटोपून 200 ते 250 चा जमाव हा त्या ठिकाणी तयार झाला आणि नारे देऊ लागला। याच लोकांनी आग लावून टाकू असे हिंसक बोलणे प्रारंभ केल्याने एकीकडे पोलिसांची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे हंसापुरी भागामध्ये 200 ते 300 लोक हातात काठ्या घेऊन दगडफेक करू लागले। त्यांच्या तोंडावर फडके बांधले होते। अब सवाल उठता है कि हिंसा अगर सुनियोजित नहीं थी तो ट्रॉली भरकर पत्थर कैसे आ गए?
इतनी जल्दी पेट्रोल बम कैसे तैयार हो गए? सैकड़ों की भीड़ अचानक कैसे जमा हो गई? 5 से 10 किलो के पत्थर कहां से आ गए? सिर्फ हिंदू धर्म की पहचान देखकर कारों को क्यों तोड़ा गया? हिंदू धार्मिक पहचान वाले घरों और दुकानों पर ही क्यों आगजनी की गई? दंगाइयों को किसने बताया कि सीसीटीवी तोड़ देना? दंगाई मुंह पर कपड़ा बांधकर क्यों आए? 14 से 25 साल के लड़कों को ही आगे क्यों किया गया? हालात को कंट्रोल करने पहुंची पुलिस पर हमला क्यों किया गया? डीसीपी निकेतन कदम को कुल्हाड़ी से काटने की साजिश क्यों की? यही पैटर्न यूपी के संभल में दंगे के दौरान भी देखने को मिला। पुलिस वालों को मारने के इरादे से गोलियां चलाई गई थी और पत्थर बरसाए गए थे। सीसीटीवी और सीडीआर की जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सैकड़ों दंगाइयों की तस्वीरें उन मोहल्लों में लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जहां पूरी रात उन्होंने उपद्रव किया। सोशल मीडिया में क्या हुआ है, सोशल मीडिया में जिस प्रकार से फैलाया गया, सोशल मीडिया में जिस प्रकार से घटना को तूल दिया गया, वो भी हम ट्रैक कर रहे हैं, सीडीआर ट्रैक कर रहे हैं। इसके पीछे कौन साजिश है ये भी चेक कर रहे हैं। लेकिन आज तो प्रायोरिटी है कि नागपुर को सुरक्षित रखना, नागपुर की जनता को सुरक्षा देना, ये हमारी प्रायोरिटी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, हरे कपड़े से जोड़ा जा रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, थोड़ा उसमें तनाव हुआ है, लेकिन लोगों ने भी समझ लिया कि यहाँ पे कोई समाज कंटक इसको फिर ज्यादा तूल दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब शांत है। थोड़ा धार्मिक वातावरण तैयार करने का किसी ने प्रयास किया है, लेकिन अभी शांति का माहौल है। औरंगजेब के पुतला दहन पर नागपुर को जलाने वालों ने 38 दुपहिया वाहन फूके हैं, एक क्रेन में तोड़फोड़ की है, 5 कारों के शीशे तोड़े हैं, 2 जेसीबी को नुकसान पहुंचाया है, एक सरकारी वाहन पर हमला किया है। सबसे ज्यादा उपद्रव कोतवाली, गणेश पेट, चिटनेस पार्क और तलाव रोड में हुआ है। नागपुर की हिंसा क्यों सुनियोजित और प्री प्लान मानी जा रही है, इसे एक और एंगल से समझिए। महाल इलाके में एक पार्किंग ऐसी है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। हिंदू मोहल्ले में हमले से पहले ही मुसलमानों ने पार्किंग से अपनी गाड़ियां हटा ली थीं। ऐसा क्यों किया गया? क्या उन्हें किसी ने बताया था कि वहां हमला होने वाला है, अपनी गाड़ी हटा लो? कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। उनको बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसमें है। दंगाइयों के दिमाग की गर्मी उतारने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने ताबड़तोड़ एक्शन का आदेश पुलिस को दिया है। नागपुर हिंसा मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं। दोपहर तक 65 से अधिक उपद्रवी हिरासत में लिए जा चुके हैं। 5 लोग घायल हैं, जिनमें एक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। 31 पुलिस वाले भी घायल हैं, जिनमें एक डीसीपी रैंक का अधिकारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले में घायल डीसीपी निकेतन कदम से फोन पर बात कर उनका हाल जाना। दंगाइयों के खिलाफ डटे रहने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। दंगे वाली रात डीसीपी निकेतन कदम पर दंगाइयों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। उस रात की जो बात उन्होंने बताई वो बहुत डरावनी है। सोचिए, डीसीपी अपनी टीम के साथ मुस्लिम बाहुल्य बस्ती की संकरी गलियों में आगे बढ़ रहे थे। चिल्ला चिल्ला कर दंगाइयों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ हथियारों से लैस है, छतों से पत्थर मारे जा रहे हैं, लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, दंगाई बेकाबू हो रहे हैं। तभी भीड़ में से कोई दंगाई डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। डीसीपी निकेतन कदम अपना हाथ आगे कर उस हमले को रोकते हैं, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। सोचिए, क्या इतनी तैयारी के साथ कोई भीड़ आ सकती है? इसीलिए कहा जा रहा है कि नागपुर का दंगा प्री प्लान्ड साजिश है। 10:30 बजे के करीब का समय होगा। हम वहाँ पे बहुत नैरो लेन्स है, लेन्स के अंदर जब जा रहे थे तो वो हमारी एक टीम एक घर में कुछ सस्पेक्टेड लोग थे कि जो स्टोन पेल्टिंग करके छुपे हुए थे, वहाँ पे जाके चेक कर रही थी और उतने में एक 100 लोगों का क्राउड एक दूसरी गली से अचानक वहाँ पे आया। उनके पास शस्त्र थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास आग लगाने के लिए भी चीज़ें अवेलेबल थी, लाठियाँ थी।
तो मेरी टीम अंदर थी, तो मेरा पहले नेचुरल रिस्पांस यही था कि इनको यहीं पे रोका जाए या फिर पीछे ढकेला जाए, नहीं तो फिर आगे कुछ भी हो सकता था। तो मैंने उसी प्रकार से आगे जाके इनको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोकने का प्रयास भी किया। उनमें से कुछ लोग पीछे भी हट गए, लेकिन एक के पास वो कुल्हाड़ी थी, वो उसने आगे आके वार किया और मैंने हाथ आगे करने की वजह से यहाँ पे फिर एक डीप इंजरी भी हुई। लेकिन थैंकफुली कि हमारी टीम में से किसी को कुछ हुआ नहीं, सब लोग वहाँ से सेफली बाहर निकल आए। जब हम वहाँ पे गलियों में अंदर जा रहे थे तो हर गली में बड़े पैमाने पे मॉब दिख रहा था और कुछ पैमाने पे ऊपर से, बिल्डिंग के ऊपर से भी पत्थरबाजी होते हुए दिख रही है। और बिल्डिंग के ऊपर पत्थर कैसे गए, कल का जो दिख रहा था उसमें ऐसा लग रहा है कि उनका थोड़ा वैंडलिज्म किया उन्होंने, गाड़ियाँ तोड़फोड़ की, और उसमें जो असामाजिक तत्व थे वो पुलिस को भी टारगेट कर रहे थे। उनको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि अपने पास फुटेजेस अवेलेबल है और उनके ऊपर स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन भी ली जाएगी। नागपुर में महाल और चिटनिस पार्क के जिन इलाकों को उपद्रवियों ने जलाया, वहां से आरएसएस का हेडक्वार्टर महज 800 मीटर की दूरी पर है। नागपुर, जहां पूरी रात कट्टरपंथियों ने तांडव मचाया, वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह जिला है। उपद्रवियों ने जहां हिंदुओं की प्रॉपर्टी को निशाना बनाया, वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन भाईजान दंगाइयों और कट्टरपंथियों को समझाने की बजाय सरकार को कोस रहे हैं। कंडेम करता हूं वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। बड़ा सवाल यह है कि औरंगजेब का पुतला पूरे महाराष्ट्र में फूंका गया, तो कट्टरपंथियों ने नागपुर को ही क्यों निशाना बनाया? क्या देश के कट्टरपंथी नागपुर में बमबाजी कर आरएसएस को डराना चाहते हैं? क्या कट्टरपंथियों को आगे कर बीजेपी के विरोधी महाराष्ट्र को अस्थिर करना चाहते हैं? जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र की करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। सारे के सारे लोग ये 300, 440 साल, 50 साल पुरानी बात कर रहे हैं। सरकार उन्हीं के हाथों में। अगर कब्र को खोदना है, कब्र को तोड़ देना है, तो प्रधानमंत्री महोदय फोन लगा सकते हैं, एएसआई को आदेश दे सकते हैं। लेकिन ये ना करते हुए ये सारी नौटंकी मूवमेंट करनी है उनको, ताकि अपनी बात चलती रहे। महाराष्ट्र के चुनाव में भी औरंगजेब पर जमकर बवंडर हुआ था। चुनाव में औरंगजेब प्रेमी गैंग को महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखा दिया था, लेकिन सबक लेने की बजाय तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले औरंगजेब को अपना आइकॉन बनाने पर तुले हुए हैं। ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है। ये औरंगजेब कौन था? ये क्रूर शासक था। ये कोई संत था क्या? कोई महात्मा था क्या? ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। 40 दिन उनकी खाल उधेड़ दी, गरम पानी डाला, गरम तेल डाला, नमक छिड़क दिया, आंखों में गरम सलिया घुसा दी, उनकी जबान नोच दी, उनकी नाखून नोच दिए। इतने कितने अत्याचार किए, फिर भी हमारे राजा झुके नहीं। औरंगजेब जीत कर भी हार गया, लेकिन हमारे राजा मरकर बलिदान कर कर भी जीत गए। मैं तो ये भी कहूँगा कि देश का सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशभक्त होगा वो नहीं करेगा, जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा।